अब मैं बात करता हूं इसका पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 में मैं बात करने जा रहा हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। आप याद करें, जब हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब रिएक्शन मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने आपसे कहा था इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है प्रोडक्ट बेस्ड, तो प्रोडक्ट तो आप कह सकते हैं सिंपल पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पर हैलोजन ऐड होकर विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था इसमें इंटरमीडिएट पर बेस्ड बनता है, हमने डिस्कस किया रिएक्शन में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन फिर इसमें बनता है नो कार्पेट रीअरेंजमेंट पर बेस्ड। एक क्वेश्चन इसमें बनता है एंटी एडिशन, जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है रिएक्शन में एंटी एडिशन। और एक क्वेश्चन इसमें बनता है रिएक्शन के प्रैक्टिकल यूज, द रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड वेदर इज इट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और 6th क्वेश्चन इसका बनता है स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बेस्ड। अब मैं इस रिएक्शन को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से रिलेट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा इस बात को अच्छे से। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। चलिए मैं इस रिएक्शन को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से रिलेट कर रहा हूं, कैसे जरा आप ध्यान देना। Suppose this alkene is reacted with bromine in carbon tetrachloride. Now product of the reaction is vicinal dibromide. Product of the reaction is vicinal dibromide, breakage of pi bond and addition of 1 bromine on each unsaturated carbon. pi bond break होगा और दोनों unsaturated carbon पर एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब एक बात ध्यान देना, अगर इस एल्कीन के करस्पॉन्डिंग हमें ये प्रोडक्ट मिला तो क्या मैं कह सकता हूं द रिजल्टिंग प्रोडक्ट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिंस इट इज हैविंग कायरल कार्बन। आप जरा देखिए, प्रोडक्ट में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मतलब आप कह सकते हैं देयर इज जनरेशन ऑफ 2 कायरल कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। आप देखो इन दोनों कार्बन की अगर बात की जाए तो ये दोनों कार्बन पहले कायरल नहीं थे। अनसैचुरेटेड कार्बन इज नेवर कायरल कार्बन, but now after addition of bromine these carbon atoms are chiral, and as we have discussed in optical isomerism unit, the compounds having chiral carbon atoms always show optical isomerism, right? चलिए अब आप ध्यान देना, तो इस रिएक्शन पर बेस्ड अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें यूजुअली क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि रिएक्शन में कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, the number of optical isomers formed in this reaction, या ये आ सकता है which optical isomer will be formed in the reaction, because as we have discussed optical isomers can be of 3 types, dextro, levo and meso। क्लियर बात ये, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है कौन से ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब आप देखो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ये तो डिपेंड करेगा कि जो प्रोडक्ट हमें कंपाउंड में मिला इस प्रोडक्ट का, इस कंपाउंड का टाइप क्या है, क्योंकि याद करो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड, वेदर द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। चलिए ऐसा करते हैं, यहां पर मैं इसमें जो आर ग्रुप ले रहा हूं, इन 2 आर ग्रुप में से एक आर और एक आर डैश ले लेते हैं। वन इज आर एंड अदर इज आर डैश, राइट। अब आप ध्यान देना, सुनेगा इस बात को अच्छे से। देखो इस R और R डैश पर डिपेंड करेगा कि इस कंपाउंड के लिए थ्योरेटिकली कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। आप ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन में कितने बनेंगे ये मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूं, पहले तो मैं बताऊं कि इस कंपाउंड के लिए मैक्सिमम कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो दैट विल डिपेंड ऑन द ग्रुप्स R एंड R डैश। चलिए इसमें 2 केस लेते हैं, यहां पर मैं 2 केसेस ले रहा हूं। केस 1 is R not equal to R dash. Case 1 is R not equal to R dash. याद करो अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो फिर तो ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा, और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स के लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स D plus L आइसोमर्स होता है 2n। फॉर्मूला याद आ रहा है? तो इस कंपाउंड के लिए अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड के लिए फिर तो हम कह सकते हैं कि D plus L आइसोमर्स will be equal to 2n, and what is n?
n is number of chiral carbon. This compound is having 2 chiral carbon atoms, so it will be 2 to the power 2, that is equal to 4. तो इस केस में हम बात कर सकते हैं कंपाउंड के लिए 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। और क्या मैं कह सकता हूं, ऑल द 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि याद करो अगर R नॉट इक्वल टू R डैश है तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर पॉसिबल नहीं होता है। मीजो तो केवल सिमेट्रिकल कंपाउंड का बनता है ना, तो इस केस में आप कह सकते हैं ऑल द 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। और क्या मैं कह सकता हूं, आउट ऑफ दीज 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 विल बी डेक्स्ट्रो एंड 2 देयर मिरर इमेजेस विल बी लीवो। तो इस केस में आप देखो यहां पर हम बात कर सकते हैं आउट ऑफ दीज 4 2 आर डेक्स्ट्रो से D1 एंड D2, 2 are dextro say D1 and D2, and 2 are their mirror images, 2 are their mirror images say L1 that is mirror image of D1 and L2 that is mirror image of D2। आगे बात समझ में? तो ये 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, मैक्सिमम ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे जब R नॉट इक्वल टू R डैश है। क्वेश्चन है अगर R इक्वल टू R डैश हुआ तो उस केस में आप ध्यान देना, केस सेकेंड R इक्वल टू R डैश। देखो अगर R इक्वल टू R डैश है तो इस केस में आप कह सकते हैं अब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल कंपाउंड हैज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स डेक्स्ट्रो, लीवो एंड मीजो। और जैसे कि फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पर D प्लस L आइसोमर्स, जो D प्लस L आइसोमर्स होगा वो तो जाएगा इसमें 2 to the power n-1, वो तो जाएगा इस केस में 2 to the power n-1, और meso isomer will be 2 to the power n/2-1, meso isomer will be 2 to the power n/2-1। अब आप देखो यहां पर जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहां पर D प्लस L आइसोमर तो हो जाएगा 2, और जब यहां पर n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो यहां पर मीजो आइसोमर हो जाएगा 1। मतलब इस केस में हम कह सकते हैं टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, तो यहां पर टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे 3। ये बात समझ में आ रही है? और इन 3 आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो इन 3 आइसोमर्स कह सकते हैं, इन 3 आइसोमर्स में आप कह सकते हैं 1 इज डेक्स्ट्रो एंड 1 इज इट्स मिरर इमेज लीवो। ये तो D प्लस L हो गए 2 आइसोमर्स, एंड द थर्ड आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड इज मीजो, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये यहां पर हमने बात की है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की। हमने कहा कि अगर ये R नॉट इक्वल टू R डैश हो तो 4 आइसोमर्स होंगे, 2 डेक्स्ट्रो 2 लीवो, 2 डेक्स्ट्रो एंड 2 लीवो, और अगर R इक्वल टू R डैश है तो 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, 1 डेक्स्ट्रो, 1 इट्स मिरर इमेज लीवो एंड द थर्ड वन विल बी मीजो। देखो ये तो बात हो गई मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की। अच्छा, नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने का एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था, कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक कायरल कार्बन के अबाउट 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, इफ वन इज R अदर विल बी S। अब आप सोचिए यहां पर RS और यहां पर भी अगर मैं RS की बात करूं तो फिर तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, RR, SS, RS, SR। और अगर सिमेट्रिकल हुआ तो आप कह सकते हैं RR, SS, RS और SR विल बी सेम। तो RS और SR में से कोई भी एक काउंट करेंगे तो टोटल 3 आइसोमर्स बनेंगे। हो गई बात ये? अब जरा ध्यान देना, देखो 4 आइसोमर्स और 3 आइसोमर्स की जो हमने बात की है वो तो बात है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की, कि इस कंपाउंड के लिए अनसिमेट्रिकल कंडीशन में मैक्सिमम 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे और सिमेट्रिकल की कंडीशन में मैक्सिमम 3 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैक्सिमम अगर 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं और यहां पर अगर मैक्सिमम 3 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो आउट ऑफ दीज 4 और आउट ऑफ दीज 3 हाउ मेनी विल बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने बनेंगे? अगर हमने 4 यहां पर कैलकुलेट किया है तो क्या फिर मैं मान लूं कि R नॉट इक्वल टू R डैश में यहां पर 4 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, और अगर R इक्वल टू R डैश है तो फिर यहां पर 3 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे? तो ऐसा नहीं है। देखो ये 4 और 3 तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, इन 4 में से और इन 3 में से यहां पर्टिकुलर इस रिएक्शन में कितने बनेंगे वो अलग क्वेश्चन है, वो अलग पॉइंट है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मतलब आउट ऑफ दीज 4 how many of them will be formed in this reaction, how many of them will be formed in this reaction, ये हमें डिस्कस करना है। और अब आप ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, how many of them
will be formed in this particular reaction will depend on the type of alkene used in the reaction. ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम एल्कीन कौन सी यूज कर रहे हैं. क्वेश्चन है एल्कीन कौन सी यूज करने का मतलब क्या है. देखो इसका मतलब आप सोचिए, जिस एल्कीन के करस्पॉन्डिंग हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दैट एल्कीन कैन आल्सो शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इस कंपाउंड में तो जीआई पॉसिबल है ना, डबल बॉन्ड के अबाउट यहां पर जीआई पॉसिबल है. और अगर कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है, सो दिस एल्कीन कैन एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स. वन विल बी सिस एंड अदर विल बी ट्रांस. और वास्तव में ध्यान देना, सिस एंड ट्रांस इसी बात पर डिपेंड करेगा कि यहां पर कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे और कौन से ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे. तो अब मैं यहां पर दो केस ले रहा हूं. इफ द एल्कीन यूज्ड इन द रिएक्शन इज सिस एंड द सेकंड केस विल बी इफ द एल्कीन यूज्ड इन द रिएक्शन इज ट्रांस. ध्यान दीजिए, यस अब आप ध्यान देना. देखो सिस एल्कीन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. और ध्यान देना, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज एंटी एडिशन. यहां पर एडिशन कैसा है रिएक्शन में, एंटी एडिशन है. अब आप ध्यान देना, देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसमें हमने कहा कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड विद 2 कायरल कार्बन. आप याद करें हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. तो आप ध्यान देना, यहां पर जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, जो कंपाउंड मैं प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म में बना रहा हूं यहां पर, वो मैं यहां पर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. और जैसे कि हमने डिस्कस किया है, द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग 2 कायरल कार्बन एटम्स. तो ध्यान देना, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग 2 कायरल कार्बन एटम्स, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. होता है इस तरह से. तो यहां पर अगर बात की जाए तो मैं यहां पर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. और अब आप ध्यान देना, देखो इस केस में अगर बात की जाए तो इन कायरल कार्बन पर जो यूनिट्स प्रेजेंट होंगी वो कौन सी यूनिट्स प्रेजेंट होंगी. दिस कायरल कार्बन विल हैव R group as one of the unit, H as the second unit and bromine as the third unit. And same for this chiral carbon, one of the unit is bromine, other is H, third is R dash. क्लियर बात ये. और अब आप ध्यान देना, देखो मैं आपको यहां पर टेक्निक बता रहा हूं प्रोडक्ट फाइंड करने की, और जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं इस टेक्निक को आप माइंड में रखिएगा. इसी टेक्निक से आप इस रिएक्शन पर बेस्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. टेक्निक क्या रहेगी ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन में जो भी ऐड होगा, जो यूनिट यहां पर ऐड होगी उसे हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वर्टिकल लाइन पर प्लेस करेंगे. दिस इज द टेक्निक टू फाइंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. आप ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है, जो कंसेप्ट है ना, उसी कंसेप्ट को मैं आपको शॉर्टकट करके एक टेक्निक के फॉर्म में दे रहा हूं. तो आप टेक्निक में क्या करेंगे, इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की वर्टिकल लाइन पर आप वो यूनिट प्लेस करेंगे जिसका एडिशन ड्यूरिंग द रिएक्शन हुआ है. एडिशन किसका हुआ है, ब्रोमीन का. तो ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें ब्रोमीन तो वर्टिकल लाइन पर प्लेस कर देना है. तो ब्रोमीन विल बी प्लेस्ड ऑन वर्टिकल लाइन, ब्रोमीन विल बी प्लेस्ड ऑन वर्टिकल लाइन, राइट. ये तो आप फिक्स कर लो कि रिएक्शन में जो भी ऐड होगा उसे मैं कहां पर प्लेस करूंगा, वर्टिकल लाइन पर प्लेस करूंगा, राइट. अब मुझे क्या करना है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन पर यूनिट्स प्लेस करनी है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर यूनिट्स कौन सी होगी, वन इज R, अदर इज H, वन इज R डैश, अदर इज H. और अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाउ दीज यूनिट्स विल बी प्लेस्ड ऑन दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस. उनके कॉम्बिनेशन क्या होंगे, ओरिएंटेशन कैसा होगा, तो वो डिपेंड करेगा आपने एल्कीन कौन सी यूज की है और एडिशन कैसा है. ध्यान देना, हाउ दीज R group and H will be placed on these horizontal lines will depend on 2 factors. Which 2 factors? One of the factor is what is the type of alkene used in the reaction and what is the type of addition. तो जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि जो एल्कीन हमने यूज किया वो तो सिस एल्कीन है, और एडिशन कैसा है, एंटी एडिशन है. अब आप ध्यान देना, देखो सिस एल्कीन में आप देख सकते हैं बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड एंड हाइड्रोजन्स आर ऑन सेम साइड. होता है सिस में सिमिलर यूनिट सेम साइड, तो ये सिमिलर यूनिट यहां पर सेम साइड है सिस. और क्योंकि यहां पर एडिशन एंटी है, अब आप ध्यान देना, क्योंकि यहां पर एडिशन एंटी है तो प्रोडक्ट में
इन आर ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर ये दोनों आर ग्रुप सेम साइड है तो प्रोडक्ट में कैसे हो जाएंगे, ऑपोजिट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इफ दीज आर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड इन एल्कीन ड्यू टू एंटी एडिशन they will be present across through the vertical line in product। क्योंकि यहां पर ये आर ग्रुप सेम साइड है, एंटी एडिशन की वजह से प्रोडक्ट में कैसे हो जाएंगे, ये अपोजिट। अब आप देखो, अगर मैंने कहा कि एंटी एडिशन की वजह से, बिकॉज ऑफ एंटी एडिशन दिस आर ग्रुप विल बिकम अपोजिट इन द प्रोडक्ट, तो अब अपोजिट में भी दो केस हो सकते हैं। देखो ये दो आर ग्रुप सेम साइड है तो मैं कह सकता हूं अपोजिट में हो सकता है ये ऐसे अपोजिट हो जाए या फिर ये ऐसे अपोजिट हो जाए, दोनों अपोजिट हो सकते हैं ना। देखो मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि दीज आर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड बट इन द प्रोडक्ट दे विल बी अक्रॉस, मतलब ये आर और आर डैश अक्रॉस हो जाएंगे। और ये अक्रॉस क्यों हो रहे हैं समझ में आ रहा है, इट इज ड्यू टू एंटी एडिशन। क्वेश्चन अगर एंटी एडिशन नहीं होता, सिन एडिशन होता, तो सिन एडिशन अगर होता तो जो आर ग्रुप यहां पर सेम साइड है वो यहां भी सेम साइड होते हैं। ये डिफरेंस आता है सिन और एंटी एडिशन में। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एंटी एडिशन है तो एंटी एडिशन में हम क्या करेंगे, जो अरेंजमेंट आर ग्रुप्स का एल्कीन में है वो चेंज हो जाएगा। सिंस दे आर ऑन सेम साइड दे विल बिकम अपोजिट इन द प्रोडक्ट। जैसा यहां पर अरेंजमेंट है एंटी एडिशन में हम उसको चेंज कर देंगे, अगर वो आर ग्रुप सेम साइड है तो प्रोडक्ट में अपोजिट हो जाएंगे। ये टेक्निक आपको प्रोडक्ट फाइंड करने में हेल्प करेगी। अब आप ध्यान देना, मैंने कहा भाई ये आर ग्रुप अक्रॉस हो जाएंगे, तो देखो अगर आर ग्रुप अक्रॉस होंगे तो अक्रॉस ये भी हो सकता है, अक्रॉस तो ये भी हो सकता है। जरा ध्यान देना, सेकंड केस अब मैं यहां पर ले रहा हूं। सेकंड केस में ये कहना चाह रहा हूं कि देखो जो ऐड हुआ है, जो यूनिट ऐड होगी उसे तो हमने फिक्स कर दिया है वर्टिकल लाइन पर। अब मैंने आपसे कहा कि बिकॉज ऑफ एंटी एडिशन these R groups are on same side in alkene, they will become opposite। तो अगर ये opposite हो सकते हैं तो फिर तो opposite ये भी हो सकते हैं। क्वेश्चन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, जरा ध्यान देना, जो दो केसेस मैं ले रहा हूं, पहले मैं ऐसा करता हूं, अगर ये आर ग्रुप अक्रॉस हैं तो अंडरस्टूड है हाइड्रोजन भी अक्रॉस होंगे, और आर ग्रुप अगर इस तरह से अक्रॉस हुए तो अंडरस्टूड है हाइड्रोजन इस तरह से अक्रॉस हो जाएंगे। और जिन दो केसेस की मैं बात कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, दीज टू केसेस आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। आप जरा देखो, ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज है ना, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मिरर इमेज का सिग्निफिकेंस तो है। कब सिग्निफिकेंस होता है? when the molecules are optically active, because out of two optically active mirror images one behaves like dextro and other behaves like levo। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप ध्यान देना, हमने दो केस लिए हैं, when r is not equal to r dash and when r is equal to r dash। मैं दोनों कंडीशंस ले रहा हूं, ध्यान देना, r not equal to r dash, आर नॉट इक्वल टू आर डैश। देखो ये दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो इन मॉलिक्यूल्स में COS एंड POS एब्सेंट होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होंगे, और अगर COS एंड POS एब्सेंट होंगे तो दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव आउट ऑफ दीज टू वन विल बी डेक्स्ट्रो एंड अदर विल बी लीवो। बताओ ये बनेगा, ये बनेगा, दोनों ही बनेंगे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, अगर अक्रॉस ये हो सकता है तो अक्रॉस तो ये भी हो सकता है। दोनों केसेस लेने होंगे आपको, इसका मतलब दोनों का मिक्सचर फॉर्म होगा, और अगर दोनों का मिक्सचर फॉर्म होगा तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, दैट मींस इन दिस केस विल गेट D प्लस L, मिक्सचर ऑफ D एंड L आइसोमर्स। क्या बात समझ में आ रही है? एंड दैट कैन बी कॉल्ड racemic mixture। So if R is not equal to R dash, if R is not equal to R dash, you will get mixture of D plus L isomers, that will be racemic mixture। क्लियर बात ये? चलिए इसी में सेकंड केस लेते हैं, इसी में हम सेकंड केस ले लेते हैं, when R is equal to R dash। अब आप ध्यान देना, अगर ये दोनों ग्रुप सेम हुए, क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये दोनों ग्रुप सेम हुए तब भी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे ना। आप चेक करके देखो, उस केस में भी COS एंड POS एब्सेंट होगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो फिर तो इस कंडीशन में भी हम बात कर सकते हैं कि यहां पर प्रोडक्ट आपको मिलेगा D प्लस L, मतलब इस केस में भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, racemic मिक्सचर। इस केस में भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, racemic मिक्सचर। अब एक बात ध्यान देना, मैंने कहा भाई सिस की कंडीशन में इन केस ऑफ सिस एल्कीन वी आर गेटिंग D प्लस L इन केस ऑफ R नॉट इक्वल टू R डैश, एंड अगेन D प्लस L इन केस ऑफ R इक्वल टू R डैश। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है?
तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां भी आपको रेसिमिक मिक्सचर मिला और यहां भी आपको रेसिमिक मिक्सचर मिला। अच्छा चलिए अब बात करते हैं ट्रांस एल्कीन की। और अब मैं यहां पर एक्सपेक्ट करूंगा कि जो टेक्निक मैंने आपको बताई उस टेक्निक को आप अप्लाई कर पाए। देखो टेक्निक अगर आपको समझ में आ गई ना तो आप यहां भी उसे अप्लाई कर पाएंगे। जरा सोचिए इस केस में अब मुझे आप बताते जाएं वर्टिकल लाइन पर क्या प्लेस किया जाए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा रिएक्शन में जिस यूनिट का एडिशन हुआ है वो वर्टिकल लाइन पर प्लेस करेंगे, मतलब ब्रोमीन्स विल बी प्लेस्ड ऑन वर्टिकल लाइन। सो अगेन प्लेसिंग ब्रोमीन ऑन वर्टिकल लाइन। चलिए अब मुझे आप बताओ R और R' को मैं कैसे अरेंज करूं। It will depend on the type of alkene used in the reaction and type of addition. It is anti-addition. ध्यान देना यहां पर अगर बात की जाए तो एडिशन तो एंटी है ही भाई, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज एंटी एडिशन जो हमने डिस्कस किया है। अब आप देखो यहां पर एल्कीन में R ग्रुप अक्रॉस हैं, अगर ये R ग्रुप अक्रॉस हैं तो एंटी एडिशन की वजह से अब इसमें चेंज हो जाएगा। और कैसा चेंज होगा, अगर ये R ग्रुप अक्रॉस हैं तो दे विल बिकम ऑन सेम साइड। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? दे विल बिकम ऑन सेम साइड। और देखो सेम साइड में ये भी हो सकता है और सेम साइड में ये भी हो सकता है, दोनों केसेस आपको लेने होंगे। अब जरा देखो अगर हम बात करें कि नाउ दे विल बिकम ऑन सेम साइड, देखो जब सेम साइड थे तो अक्रॉस हो गए और अक्रॉस है तो सेम साइड। और ध्यान देना सेम साइड में दे कैन बी ऑन लेफ्ट साइड, दे कैन बी ऑन लेफ्ट साइड और दे कैन बी ऑन राइट साइड ऑल्सो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस केस में ये सेम साइड भी हो सकते हैं और ऑपोजिट साइड भी हो सकते हैं। और ऑपोजिट साइड की अगर मैं बात करूं, देखो जो ऐड होगा वो तो वर्टिकल लाइन पर आएगा। और हमने कहा कि क्योंकि एल्कीन में alkyl groups are across, so due to anti-addition now they will be on same side and they can be on left side and they can be on right side also. And again you can see that the considered both the conditions are mirror images of each other. दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई है। आया समझ में? अब जरा ध्यान देना यहां पर अब मैं फिर से वही कंडीशन ले रहा हूं। हमने कहा भाई वी हैव टू कंडीशंस when r is equal to r dash and when r is not equal to r dash. So again if the first case is r not equal to r dash, अब जरा आप सोचिए अगर ये ग्रुप डिफरेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं इस केस में COS एंड POS एब्सेंट हो गए। वैसे भी आप सोचिए r नॉट इक्वल टू r डैश का मतलब अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल में मीजो का केस तो बनता ही नहीं है ना। तो r नॉट इक्वल टू r डैश में आप कह सकते हैं COS एंड POS विल बी एब्सेंट। और अगर एब्सेंट हो गए मतलब यहां पर प्रोडक्ट आपको कैसा मिलेगा D प्लस L मतलब यहां पर आप कह सकते हैं यू विल गेट रेसिमिक मिक्सचर, यू विल गेट रेसिमिक मिक्सचर। और अब आप ध्यान देना सेकेंड केस में यहां पर ले रहा हूं इफ r इज इक्वल टू r डैश, इफ r इज इक्वल टू r डैश। अब जरा सोचिए अगर यहां पर ये r और r डैश इक्वल हो मतलब सेम हो जाए तो क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों ग्रुप अगर सेम हुए तो फिर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी प्रेजेंट। नाउ यू कैन कट दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस पार्ट इन विच हाफ पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ द सेकेंड हाफ पार्ट। तो इस कंडीशन में अब यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। और याद करो द मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन विद सिमेट्री एलिमेंट इज कॉल्ड मीसोआइसोमर। उस केस में फिर ये कंपाउंड क्या हो जाएगा मीजो हो जाएगा। और जरा देखो इस केस में अगर बात की जाए तो अगर मीजो होगा तो मीजो का मिरर इमेज, याद करो मीजो का मिरर इमेज सेम कंपाउंड का रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, होमोमर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में आप कह सकते हैं when r is equal to r dash you will get mesoisomer। इस केस में प्रोडक्ट हमें कैसा मिलेगा mesoisomer मिलेगा। आगे बात समझ में? अब आप ध्यान देना देखो r नॉट इक्वल टू r डैश हमने कहा d प्लस एल मिलेगा। जब ट्रांस एल्केन हमने लिए तो उस केस में भी r नॉट इक्वल टू r डैश में d प्लस एल मिलेगा। अब जरा देखो जब r नॉट इक्वल टू r डैश है when r is not equal to r डैश मतलब ये केस when r is not equal to r डैश सिस से भी आपको D प्लस एल मिला और ट्रांस से भी आपको D प्लस एल मिला। लेकिन आप ध्यान देना यहां पर बनने वाला जो D प्लस एल है और यहां पर बनने वाला जो D प्लस एल है वो डिफरेंट है क्योंकि इसमें R ग्रुप अक्रॉस और यहां पर R ग्रुप सेम साइड है। मतलब आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दिस D प्लस एल इज सपोज D1L1, दिस D प्लस एल विल बी लाइक D2L2। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और अब आप ध्यान देना मैंने आपसे क्या कहा when r is not equal to r dash the maximum types of optical isomers possible for the compound will be 4, 2 dextro and 2 their mirror images levo। and now we can say out of these 4 optical isomers 2 can be obtained from cis,
that is D1L1 and 2 can be obtained from trans, that is D2L2. इस तरह से 2 + 2 ये 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। और अगर R = R' है तो R = R' में मैंने आपसे कहा एक तो D टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर होगा, एक L टाइप का और एक मीजो। और अब आप कह सकते हैं कि when R = R', cis alkene will give D + L isomers and when R = R', trans alkene will give meso isomer। तो इस तरह से 2 + 1 you will get 3 optical isomers when R is = R'। लेकिन वो तीनों एक साथ नहीं बनेंगे। D + L 2 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स तो मिलेंगे सिस से, और एक टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर आपको मिलेगा ट्रांस से, मीजो। आया समझ में? इस तरह से ये टेक्निक आप अप्लाई करके कंपाउंड के लिए पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बात ये? तो ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी रहेगी क्वेश्चन अप्लाई करते टाइम, क्वेश्चन में आंसर फाइंड करते टाइम। अब आप ध्यान देना, देखो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा कि हम ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करेंगे, जिसमें आप नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होंगे वो बता सकते हैं, कौन से ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो भी आप बता सकते हैं। डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें। अब आप ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट को जब क्लास में ये टेक्निक में बताता हूं तो स्टूडेंट्स कई बार इसमें बात करते हैं कि सर हमारे पास इसकी कोई ट्रिक है। एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है, देखो कई बार इस तरह की ट्रिक्स आपको बता दी जाती हैं जिससे आपको लगता है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। देखो ऐसी ट्रिक हो सकता है आपको भी कहीं से सुनने को मिले, मैं आपको एडवाइस करूंगा आप उन ट्रिक्स को अवॉइड करें। देखो मैं उन ट्रिक्स को कभी भी क्लास में बताने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि उन ट्रिक्स में लिमिटेशंस हैं। जो टेक्निक मैंने आपको बताई एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट का शॉर्टकट है, और कंसेप्ट हमारा फेल नहीं होगा कभी भी। तो कंसेप्ट को ही मैंने आपको कंसाइज करके ये टेक्निक आपको बताई है। ट्रिक अलग है, लेकिन वो ट्रिक मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा उस ट्रिक को यूज करने की। हाँ, लेकिन मैं बोल देता हूं ट्रिक को, क्योंकि मैं जब बोलता नहीं हूं तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है, क्लास से बाहर आकर के जब ऑफलाइन क्लासेस में मिलते हैं तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने जो टेक्निक बताई वो तो बड़ी लंबी टेक्निक है और हमारे पास ट्रिक है और 2 सेकंड में उससे आंसर आ जाता है, और सर आपने तो ट्रिक बताई नहीं, आप भी सुन लो, क्या पता आपको भी काम आ जाए। देखो ट्रिक तो मुझे भी पता है वो कौन सी है, लेकिन वो ट्रिक मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा यूज करने के लिए। मैं आपको देखो बताता जरूर, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन वो आपको क्यों नहीं यूज करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं। ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर इस तरह से आप जो आइसोमर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए हम ये ट्रिक क्यों नहीं यूज कर लें। वो ट्रिक क्या है जरा ध्यान देना, कार 10 ये ट्रिक बताते हैं कई बार स्टूडेंट। बोले कार एंड 10 क्या है, तो ध्यान देना, कार में C इज फॉर सिस, A is for anti-addition, and R is for racemic mixture, और TEM में T is for trans, is again for anti-addition, and M is for meso। तो कई बार स्टूडेंट का कहना होता है सर बहुत ही आसान है, देखो सिस से एंटी एडिशन में रेसमिक बनेगा और ट्रांस से एडिशन में एंटी एडिशन में मीजो बनेगा। बोले सर हो गया हमारा काम। तो एक बात सोचिए, अगर हम ये कार और टैम वाली ट्रिक अप्लाई करना चाहें, और अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, पेंट टू इन, ध्यान देना, पेंट टू इन is reacted with bromine in carbon tetrachloride, product is, ये क्वेश्चन आपको सपोज दे दिया जाए, पेंट-2-ene is reacted with bromine in carbon tetrachloride, product is, और साथ में आपको दिया जा रहा है the पेंट-2-ene used in the reaction is trans-पेंट-2-ene। आपको बताया जा रहा है कि the reaction the alkene used in the reaction is trans। अब एक बात सोचिए, और साथ में ऑप्शन ये दे दिए जाए, मान लो अगर आपको ऑप्शन ये दे दिए जाए,
आपको ये ऑप्शंस दे दिए जाएं, ट्रांसपेंटुइन इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, प्रोडक्ट इज this type of compound is formed as product. Second option, this type of compound is formed as product. Third option is first, मतलब this type of compound and its mirror image both. और फोर्थ ऑप्शन में ये सेकंड और इसका साथ में मिरर इमेज. नाउ फाइंड द आंसर. अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहें कि सर बहुत ही आसान है, ट्रिक अप्लाई कर दो, कार टेम, टेम मतलब ट्रांस एंटी एडिशन मीजो, तो आप सोचिए यहां अगर आपको ट्रांस दिया है तो टेम के अकॉर्डिंग तो फिर यहां पर टेम के अकॉर्डिंग तो यहां पर मीजो बनना चाहिए. इसका मतलब तो इस केस में अगर मैं मीजो की बात करूं तो यहां पर तो कोई मीजो है ही नहीं. और आप सोचिए कि मीजो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो कंपाउंड आपको दिया है उसमें वन इज आर, अदर इज आर डैश, मतलब ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है. आप देखो यहां पर जो आर और आर डैश है, जो ग्रुप है यहां पर, वो ग्रुप तो डिफरेंट है ना. और अगर ग्रुप डिफरेंट है तो यहां पर तो कंडीशन है आर नॉट इक्वल टू आर डैश की. और अगर आर नॉट इक्वल टू आर डैश है तो जरा आप सोचिए आर नॉट इक्वल टू आर डैश में मीजो तो बनता ही नहीं है. तो ये ट्रिक तो फिर हमारी यहीं पर फेल हो गई. ये ट्रिक तो इस क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहां तो आर नॉट इक्वल टू आर डैश है. अब जब स्टूडेंट को ये मैं बोलता हूं कि बेटा आप ये ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन ये ट्रिक तो अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो मीजो तो आर नॉट इक्वल टू आर डैश में बनता ही नहीं है, तो स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर वो तो हमें भी पता है. ये ट्रिक तो हम तब अप्लाई करेंगे जब r इक्वल टू आर डैश हो, जब r इक्वल टू आर डैश हो. फिर मैं कहता हूं कि जब r नॉट इक्वल टू आर डैश वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे कि सर उसके लिए दूसरी ट्रिक काम में लेंगे. बोले कौन सी ट्रिक काम में लोगे? देखें, उस केस में स्टूडेंट कहते हैं कि सर फिर हम ये ट्रिक काम में लेंगे, कार एंड टार, कार एंड टार जब r नॉट इक्वल टू आर डैश हो. अभी फिर एक नई ट्रिक. अब कार एंड टार, तो देखो कार एंड टार का मतलब जब r नॉट इक्वल टू आर डैश है तो सिस से भी रेसिमिक बनेगा और ट्रांस से भी रेसिमिक बनेगा. अब एक बात सोचिए, चलो मैं मान लेता हूं कि सिस से भी रेसिमिक बनेगा, ट्रांस से भी रेसिमिक बनेगा, मतलब हमारा आंसर ट्रांस, क्योंकि ट्रांस एल्किन दिया हुआ है और एंटी एडिशन है तो हमारा आंसर रेसिमिक होना चाहिए. तो अब जरा बताओ रेसिमिक में कौन सा ऑप्शन आएगा, क्योंकि रेसिमिक तो थर्ड ऑप्शन भी है और रेसिमिक फोर्थ ऑप्शन भी है. भाई अगर ये और इसका मिरर इमेज मतलब रेसिमिक, और ये और इसका मिरर इमेज वो भी रेसिमिक, तो बताओ फिर ये रेसिमिक बनेगा या ये रेसिमिक बनेगा? ये ट्रिक से कहां पता चल रहा है? तो अल्टीमेटली देखो मैं आपको एडवाइस करूंगा हम इन ट्रिक्स को यूज ना करें. ये ट्रिक्स मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि ट्रिक आप यूज करें. जो टेक्निक मैंने आपको बताई है ना, वो टेक्निक आप 100% अप्लाई करें, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन ट्रिक्स में लिमिटेशंस हैं. आप सेलेक्टेड क्वेश्चन ही इस ट्रिक से कर पाएंगे, लेकिन जो टेक्निक मैंने आपको बताई है दैट इज एक्चुअली कंसेप्ट, और कंसेप्ट तो फिर हर क्वेश्चन पर अप्लाई होगा. चलिए अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए. देखो मैंने आपसे कहा कि अगर प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, हम तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे ना. अब बताओ वर्टिकल लाइन पर क्या प्लेस करें, तो ध्यान दीजिएगा वर्टिकल लाइन पर हम प्लेस करेंगे जो यूनिट ऐड होगी, और यूनिट कौन सी ऐड होगी? ब्रोमीन. तो वर्टिकल लाइन पर मैं प्लेस करूंगा ब्रोमीन, राइट. अब मैं यहां पर मुझे ट्रांस एल्किन दिया हुआ है, देखो ट्रांस एल्किन में पक्का है कि जो अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो अपोजिट साइड होंगे, हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड होंगे. तो बताओ अगर ट्रांस एल्किन है तो प्रोडक्ट में वो अल्काइल ग्रुप मुझे कैसे मिलेंगे? सेम साइड. यही तो मैंने आपको बताया कि ट्रांस एल्किन में जब एंटी एडिशन होगा तो दोनों आर ग्रुप आपको कैसे मिलेंगे? सेम साइड, और हाइड्रोजन भी सेम साइड. तो इसका मतलब फिर मैं कह सकता हूं कि यहां पर दोनों अल्काइल ग्रुप जो मुझे मिलेंगे प्रोडक्ट में वो सेम साइड मिलेंगे, मतलब मिथाइल एंड इथाइल विल बी ऑन सेम साइड. और देखो सेम साइड में दे कैन बी ऑन लेफ्ट साइड एंड दे कैन बी ऑन राइट साइड ऑल्सो, दे कैन बी ऑन राइट साइड ऑल्सो, मतलब दोनों केसेस मुझे मिलेंगे. ये वाला केस में मिलेगा और ये वाला केस में मिलेगा, जिसमें ब्रोमीन तो वर्टिकल लाइन पर है और अल्काइल ग्रुप सेम साइड है, एंड दे कैन बी ऑन लेफ्ट साइड, दे कैन बी ऑन राइट साइड, मतलब ये और इसका मिरर इमेज मिलेगा. अगर ये और इसका मिरर इमेज मिलेगा मतलब दिस वन एंड इट्स मिरर इमेज, दिस वन मिथाइल एंड इथाइल ऑन सेम साइड, यही बनेगा ना. बट ये इसके साथ में इसका मिरर इमेज में मिलेगा, तो दिस वन एंड इट्स मिरर इमेज मतलब थर्ड ऑप्शन, ये इसका आंसर होगा. तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दें, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो फाइनली ये टेक्निक अप्लाई करके आपको इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने रहेंगे. क्लियर होगी बात ये? तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये रिएक्शन यहां पर हमने कंप्लीट कर ली है. चलिए नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन में हम बात करेंगे रिएक्शन विद ब्रोमीन इन वाटर.
प्रीवियस रिएक्शन जो हमने डिस्कस की थी उसमें सॉल्वेंट हमने लिया था कार्बन टेट्राक्लोराइड, और अब मैं सॉल्वेंट में चेंज कर रहा हूं ब्रोमीन के साथ में। अब सॉल्वेंट हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज ना करके वाटर यूज करेंगे। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ bromine in water. It is reaction with bromine in water. देखो एक बात ध्यान देना, ब्रोमीन की अगर आप रिएक्शन ले रहे हैं एल्कीन या एल्काइन के साथ में वाटर की प्रेजेंस में, तो ध्यान देना ये जो कॉम्बिनेशन है ब्रोमीन प्लस वाटर, दिस कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज HOBr. ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस ब्रोमीन प्लस वाटर कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज HOBr. अगर आपको रिएजेंट के फॉर्म में HOBr दिया है, डू यू नो अबाउट HOBr? इट इज हाइपोब्रोमस एसिड. तो अगर आपको HOBr दिया हुआ है तो आप इस कंडीशन में कह सकते हैं कि HOBr दैट मीन्स इट इज रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विद ब्रोमीन इन वाटर. मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि HOBr अगर आपको दिया है तो टेक इट एज ब्रोमीन प्लस वाटर. और ध्यान देना, ब्रोमीन प्लस वाटर अगर आपको रिएक्शन में दिया है तो हो सकता है क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको HOBr दिया जाए, या फिर आपको गिवन हो सकता है ब्रोमीन वाटर, या फिर आपको गिवन हो सकता है ब्रोमीन वाटर. इन सबका मतलब एक ही है, इट्स ऑल अबाउट रिएक्शन विद ब्रोमीन इन वाटर. अब आप ध्यान देना, पहले मैं रिएक्शन नेट रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं एल्कीन के लिए, फिर हम इसे अप्लाई करेंगे अल्काइन के लिए. तो देखो नेट रिएक्शन की अगर बात की जाए, व्हेन एल्कीन इज रिएक्टेड विथ bromine in water, we get mixture of two compounds. In this reaction we get mixture of two compounds as product. Which two compounds? One of the compound formed as product is bromine and OH. एक तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, और साथ में यहां पर मिक्सचर में हमें एक और कंपाउंड मिलता है, और वो कंपाउंड हमें मिलता है ये प्रोडक्ट. तो आप ध्यान दें, अगर आप ब्रोमीन प्लस वाटर के साथ में रिएक्शन लेते हैं तो इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज मिक्सचर ऑफ दीज टू कंपाउंड्स. और अब आप ध्यान देना, इस रिएक्शन के लिए भी अगर बात की जाए तो वो 4 पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे जो हमने प्रीवियस रिएक्शन में डिस्कस किए थे, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. 4 पॉइंट्स से याद है आपको कौन कौन से? एक तो हम बात करते हैं द रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट. इन दिस रिएक्शन आल्सो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट. तो ध्यान देना, इस रिएक्शन के लिए भी ये पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे. साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन as intermediate. Second is no carbetane rearrangement. In this case there is no carbetane rearrangement. Third is anti-addition. Third is anti-addition, and the fourth one is टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. तो ये फोर पॉइंट्स जो हैं, ये 4 पॉइंट्स यहां पर इस रिएक्शन में एप्लीकेबल है जो हमने प्रीवियस रिएक्शन के लिए डिस्कस किए थे. अब आप याद करें, ऐसा हमने डिस्कस किया, देखो ब्रोमीन का अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में सॉल्यूशन बनाते हैं तो दैट इज ब्राउन कलर्ड सॉल्यूशन. इन दिस केस आल्सो सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन विद वाटर is also a brown colored solution which on completion of the reaction becomes colorless. So similar to bromine in carbon tetrachloride, this reaction can also be used as a test for unsaturation, that is carbon-carbon double bond और carbon-carbon triple bond. और यहाँ भी हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट. और अगर हम इस बात को जस्टिफाई कर दें कि यहाँ पर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है, तो फिर तो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स उसी से रिलेटेड हैं. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट देयर विल बी नो कार्बेटाइन रीअरेंजमेंट एंड द एडिशन विल बी एंटी एडिशन. क्लियर बात ये. अब एक बात ध्यान देना, देखो मैंने आपसे कहा कि ब्रोमीन प्लस वाटर अगर आपको रिएक्शन में दिया है
तो ब्रोमीन प्लस वाटर की जगह हो सकता है आपको यहां पर एरो पर लिखकर दिया जाए ब्रोमीन वाटर इस तरह से, या फिर आपको लिखकर दिया जाए HOBr। इन सबका मतलब एक ही है। देखो HOBr की अगर बात की जाए, हाइपोब्रोमस एसिड, दैट इज HOX, हाइपोहेलस एसिड। तो आपने शायद ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि जो हाइपोहेलस एसिड होता है, या कहा जाए कि जो हाइपोब्रोमस एसिड होता है, वो कभी भी लेबोरेटरी में बनाकर नहीं रखा जाता है। देखो ऐसे कुछ रिएजेंट्स होते हैं जिन्हें हम लेबोरेटरी में पहले से प्रिपेयर करके स्टोर नहीं करते हैं। ऐसे रिएजेंट्स को हम हमेशा रिएक्शन के टाइम पर बनाते हैं। देयर आर सम रिएजेंट्स विच आर नॉट stored in laboratory, they are always prepared at the time of requirement, at the time of reaction, या कहा जाए during the reaction। इसको हम बोलते हैं in situ preparation। There are some reagents which are prepared in situ, in situ मतलब during the reaction, and HOBr is among the reagents that is prepared in situ। आप ध्यान देना, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर HOX की बात की जाए या HOBr की अगर बात की जाए तो ये बहुत जल्दी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, और इसीलिए इसको हम हमेशा ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं। और ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो HOBr इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन सिट्यू, दैट इज ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय मिक्सिंग ब्रोमीन प्लस वाटर। तो जो HOX है इसके लिए हम हमेशा मिक्स करते हैं H2O प्लस X2। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन सिट्यू। इसे हम हमेशा इन सिट्यू प्रिपेयर करते हैं, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं। पहले इसको नहीं बनाकर रखा जाता है क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, और इसे फॉर्मेशन, इसका ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्मेशन करने के लिए हम रिएक्शन मिक्सचर में मिक्स क्या करेंगे, X2 प्लस वाटर। बस अब अगर आपको यहाँ पर HOBr ब्रोमीन चाहिए तो H2O प्लस ब्रोमीन हो जाएगा। ऐसे और भी रिएजेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन इन सिट्यू प्रिपरेशन होती है। मैं एक दो एग्जांपल और बताता हूँ आपको जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे यूज भी करने हैं। एक और एग्जांपल देखो आप, नाइट्रस एसिड, दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन सिट्यू, दैट इज ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसको भी लेबोरेटरी में पहले बनाकर नहीं रखा जाता है। शायद आपने पढ़ा हो कि नाइट्रस एसिड बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। जो नाइट्रस एसिड है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, इसीलिए इसको बनाकर नहीं रखा जाता है। इसको भी रिएक्शन के टाइम पर हम प्रिपेयर करते हैं, और इसके लिए हम मिक्स करते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। इसके लिए हम मिक्स करते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। और भी रिएजेंट्स हैं जैसे NaOX, ध्यान देना, NaOX की अगर बात की जाए, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन सिट्यू, क्योंकि ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है लाइक HOX। बस इसी के कंपेरेबल है। देखो अगर आपको HOX बनाना है तो आप यूज करते हैं H2O प्लस X2। अगर आपको NaOX बनाना है तो यहां पर आपको यूज करना होगा NaOH प्लस X2। और भी ऐसे रिएजेंट्स हैं जैसे आप देखो PBr3। PBr3 की अगर बात की जाए तो दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन सिट्यू, और PBr3 के लिए हम मिक्स करते हैं फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन। तो ये कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनको हम ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाते हैं, एंड HOBr इज अमंग दोज रिएजेंट्स। और HOBr के लिए हमें रिएक्शन मिक्सचर में क्या मिक्स करना होगा, ब्रोमीन प्लस वाटर, मतलब बात वही आ गई, देखो ब्रोमीन प्लस वाटर। तो व्हेनेवर the compound is to be reacted with HOBr, take it as reaction of compound with bromine plus water। क्लियर बात ये। अब आप ध्यान देना, बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की। देखो रिएक्शन में आपको एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में गिवन है वाटर की प्रेजेंस में। आप ध्यान देना, alkene is to be reacted with bromine in water। अब मुझे आप ये बताइए, ये जरा आप सोचिए कि एल्कीन के साथ में अगर ब्रोमीन और वाटर दोनों प्रेजेंट है तो यहां पर रिएक्शन को इनिशिएट कौन कर सकता है? एल्कीन के साथ में यहां पर रिएक्शन को कौन इनिशिएट कर सकता है? ब्रोमीन, वाटर और बोथ। दोनों में से कौन सा रिएजेंट रिएक्शन को इनिशिएट कर पाएगा? ब्रोमीन कर पाएगा या वाटर कर पाएगा या दोनों कर पाएंगे? जरा सोचिए अब इसमें। विच कैन इनिशिएट द रिएक्शन विद एल्कीन, ब्रोमीन, वाटर और बोथ? आंसर इज बोथ, आंसर इज ब्रोमीन। ध्यान देना, नॉट बोथ, आंसर इज ब्रोमीन।
आप याद करें डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन हमने डिस्कस की थी और वहां पर मैंने आपको बताया था कि वाटर एल्कीन या अल्काइन के साथ में रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाता है। वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है बट नॉट एज एन इनिशिएटिंग रिएजेंट, इट कैन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल। याद करो ये कंसेप्ट मैं डाइल्यूट H2SO4 वाली रिएक्शन में आपको बता चुका हूं। तो यहां भी वही पॉइंट है, वाटर यहां पर रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा, ऑल्दो इट कैन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन but cannot initiate the reaction. It can participate in the reaction in second step, क्योंकि एल्कीन्स और एल्काइंस को की रिएक्शंस को इनिशिएट करने वाला रिएजेंट कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल। और वाटर की अगर बात की जाए तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा सेकंड स्टेप में। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर अगर बात की जाए तो रिएक्शन को कौन इनिशिएट करेगा? ब्रोमीन। और अगर यहां पर रिएक्शन को ब्रोमीन इनिशिएट करेगा मतलब ब्रोमीन का बिहेवियर यहां पर कैसा होगा? एज एन इलेक्ट्रोफाइल होना भी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। यहां पर अगर बात की जाए तो ब्रोमीन इज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, सो इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इट विल इनिशिएट द रिएक्शन। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और अब आप ध्यान देना, अगर यहां पर रिएक्शन को ब्रोमीन इनिशिएट करेगा तो फिर तो आप याद करें जो प्रीवियस रिएक्शन हमने डिस्कस की है, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वहां पर भी तो एल्कीन की रिएक्शन को ब्रोमीन ने ही इनिशिएट किया था ना। इसका मतलब इस रिएक्शन की इनिशिएटिंग स्टेप और प्रीवियस रिएक्शन की इनिशिएटिंग स्टेप सेम रहेगी। और अब आप ध्यान देना, in this initiation there will be flow of pi electron cloud towards vacancy of bromine, और इलेक्ट्रॉन फ्लो में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का यूज होगा, मतलब साइमल्टेनियसली पाई बॉन्ड ब्रेक भी होगा। और देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा दोनों ब्रोमीन में ईएन डिफरेंस क्रिएट होगा और उसी ईएन डिफरेंस क्रिएट होने के साथ में बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो ब्रेकेज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड विल बी साइमल्टेनियसली। और अब आप ध्यान देना, देखो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये Br तो यहां से सेपरेट हो जाएगा Br माइनस के फॉर्म में, और इस ब्रोमीन का कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन। और अब आप ध्यान देना, ये ब्रोमीन का CH2 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और इस कार्बन ने अपना पाई इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव। और अब आप याद करें, सिंस ब्रोमीन इज हैविंग लोन पेयर, सो इट विल प्रोवाइड इट्स लोन पेयर for bond formation with this carbon, and in this process there will be formation of cyclic bromonium ion। याद करो यही तो प्रीवियस रिएक्शन का भी स्टेप था ना। इसी तरह से ये ब्रोमीन अपना लोन पेयर प्रोवाइड करके यहां पर भी क्या करेगा? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर हो रही बात है? अब मैं ऐसा करता हूं, यहां पर डायरेक्ट मैं इसमें साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन लिख रहा हूं, इस स्टेप को मैं यहां से हटा रहा हूं, मतलब ये प्रोसेस होगा, ये प्रीवियस रिएक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहां पर डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। So in this case also there is formation of cyclic bromonium ion। क्लियर बात है? अब आप ध्यान देना, देखो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की अगर बात की जाए तो इट इज अ नॉन क्लासिकल कार्पेटाइन। याद आ रहा है? सो इट विल फर्दर रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे आप बताएं इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या प्रेजेंट है? क्या हम बात कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। व्हिच टू न्यूक्लियोफाइल्स? वन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज ब्रोमाइड आयन and the second nucleophile now present in the reaction mixture is water। वाटर भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है ना। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं टू टाइप के न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे। which two nucleophiles? one of the nucleophile is water and the second nucleophile is bromide ion। बस अब आप ध्यान देना, देखो वाटर अगर यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है तो ये जब एज ए न्यूक्लियोफाइल इससे रिएक्ट करेगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन से, तो इसके बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये रिंग की ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और याद करो ये भी मैंने आपसे कहा था, जहां से रिंग क्लोज होती है वहीं से रिंग ओपन होती है। क्लियर बात ये? और देखो H2 जब एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड होगा तो हमने हमेशा डिस्कस किया है वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा इसमें OH। है समझ में? और अब आप ध्यान देना, वन मोर न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्सचर दैट इज ब्रोमाइड आयन। और अगर ब्रोमाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो इस केस में देखो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी
विसिनल डाइब्रोमाइड। क्लियर बात है? सो दिस इज हाउ मिक्सचर ऑफ दीज टू कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। समझ में आया रिएक्शन में? देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका रिएक्शन में कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। आप नेट रिएक्शन में भी आपको समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शन में इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। आप सोचिए, वाटर तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है भाई, वाटर तो एल्केन एल्काइन की रिएक्शन को इनिशिएट कर नहीं सकता। हाँ, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में पार्टिसिपेट कर सकता है इस तरह से। तो यहां पर रिएक्शन को कौन इनिशिएट करेगा? ब्रोमीन। और जब ब्रोमीन इसमें ऐड होगा तो ब्रोमीन के पास लोन पेयर होगा। याद करो, जनरल कंसेप्ट में मैंने आपसे बताया था कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो ऐड हुआ एल्कीन पर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में फर्स्ट स्टेप में जो भी पार्ट एल्कीन पर ऐड हुआ है, अगर उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है तो साइक्लिक आयन का फॉर्मेशन होता है। और अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर देयर विल बी नो साइक्लिक आयन फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड द एडिशन विल बी सेन एंड एंटी बोथ। लेकिन अगर लोन पेयर है तो साइक्लिक आयन का फॉर्मेशन होगा, और साइक्लिक आयन फॉर्मेशन की वजह से हम बात करते हैं नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एंड एंटी एडिशन। बस अब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग तो न्यूक्लियोफाइल आएगा Br-, तो एक तो Br- के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहां पर होगा वाटर, तो वाटर के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट में OH आ जाएगा। तो ये तो वाटर के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट और ये ब्रोमीन के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। आया समझ में? इस तरह से रिएक्शन में हमें मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स मिलेगा। अब यहां पर अगर बात की जाए कि दोनों में से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज टू कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। आप ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर अगर बात की जाए तो रिएक्शन में ब्रोमाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड होता है तो विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा, और अगर वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो यहां पर ये कंपाउंड बनेगा। दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज ब्रोमोहाइड्रीन। ध्यान देना, इस कंपाउंड को हम लिखते हैं एल्काइलिन ब्रोमोहाइड्रीन। इट इज नॉन एज एल्काइलिन ब्रोमोहाइड्रीन। तो ध्यान देना, क्वेश्चन है एल्काइलिन ब्रोमोहाइड्रीन मेजर प्रोडक्ट होगा या विसिनल डाइहाइड मेजर प्रोडक्ट होगा। अब आप ध्यान देना, ब्रोमाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, आप बता सकते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की कौन से न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? आंसर है वाटर, क्योंकि इस बार हमने सॉल्वेंट कंडीशन में क्या लिया है? वाटर लिया है। और आप देखो, ब्रोमीन वाटर के साथ में अगर आप रिएक्शन ले रहे हैं, सॉल्वेंट कंडीशन में अगर वाटर है तो फिर तो हम कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल बल्क में अवेलेबल होगा, बिल्कुल वैसे जैसे हमने डाइल्यूट H2SO4 में डिस्कस किया था। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल इन बल्क, और ये अगर बल्क में प्रेजेंट होगा तो फिर इसी की साइक्लिक आयन के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सो दिस कंपाउंड एल्काइलिन ब्रोमोहाइड्रीन विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट and this compound will be formed as minor product। आया समझ में? तो ये तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा एज अ माइनर प्रोडक्ट। क्लियर बात है? अब आप ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बने वो पूरा डिटेल मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया इसमें। हालांकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम अगर आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं कैसे। आप देखो ब्रोमीन प्लस वाटर के लिए मैंने आपसे कहा कि ब्रोमीन प्लस वाटर को आप HOBr भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज HOBr। ब्रोमीन प्लस वाटर को आप HOBr भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं आपको। मैं इसे HOBr लिख रहा हूं, और HOBr को मैं यहां पर ऐड कर दूंगा Br प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में। मैं यहां पर HOBr को किस फॉर्म में ऐड कर दूंगा? Br प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। क्योंकि देखो, अगर मैंने HOBr को Br प्लस एंड OH माइनस मान लिया तो फिर तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब Br प्लस तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो जाएगा और OH माइनस यहां पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात है? आप सोचिए, अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो एल्कीन एल्काइंस की हम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आप सोचिए अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट का आइडिया है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का आइडिया है, तो कौन कहां पर ऐड होगा वो तो आसान है, मार्कोनिकॉफ रूल या कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। अब आप सोचिए, मैंने अगर आपसे कहा कि आप वाटर प्लस ब्रोमीन को, ब्रोमीन वाटर में ब्रोमीन प्लस वाटर को आप HOBr लिखें और HOBr को Br प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में ऐड कर दें,
तो फिर तो हम कह सकते हैं कि Br प्लस तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट माना जाएगा और OH माइनस को न्यूक्लियोफिलिक पार्ट माना जाएगा। अब आप सोचिए, अगर Br प्लस को हमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मानना है तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा वो तो ऐड होगा CH2 पर, मार्कोनिकॉफ रूल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मेनली गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर, और फिर OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड हो जाएगा। तो फिर आप सोचिए यहां पर तो आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन, ये मेजर प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये एक रिएक्शन की ट्रिक आप माइंड में रख सकते हैं इसका मेजर प्रोडक्ट डायरेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। हालांकि देखो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ट्रिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग को फास्ट करने के लिए ये एक ट्रिक आप यहां पर माइंड में रख सकते हैं, लेकिन ये केवल एक ट्रिक है, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि इसमें OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो तो एक्चुअल में आप देखो रिएक्शन में OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल है नहीं। एक्चुअल में यहां पर अगर आप देखेंगे तो OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल है नहीं, कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, नॉट OH माइनस। तो ये केवल एक ट्रिक है रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट डायरेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ब्रोमीन इन वाटर। ये पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे, और यहां पर भी आप ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्शन के सिमिलर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी एडिशन कैसा है, एंटी एडिशन है। बिल्कुल वही टेक्निक हम यूज कर सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने के लिए, जो हमने प्रीवियस रिएक्शन में अप्लाई की थी। क्लियर बात ये? अब आप देखो इस रिएक्शन को और जो ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन में डिस्कस किए, मैं दोनों रिएक्शंस को एल्काइन पर आपको अप्लाई करके बता रहा हूं। कैसे, आप ध्यान देना। यस, आप ध्यान देना, एल्काइन की रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में लेते हैं, कंसेप्ट वही है, देखो कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, कंसेप्ट इज सेम एज रिएक्शन विद एल्कीन, मैकेनिज्म इज आल्सो सेम, केवल प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके लिए मैं रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं। तो आप ध्यान देना क्या होगा इस केस में, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो इस केस में प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा विसिनल डायब्रोमाइड, यहां पर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा विसिनल डायब्रोमाइड। क्लियर? और अब आप याद करें एल्काइन में जैसा कि हमने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैन बी फॉर 2 टाइम्स बिकॉज द प्रोडक्ट इज स्टिल हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो एडिशन ऑफ वन मोर ब्रोमीन मॉलिक्यूल इज पॉसिबल ऑन दिस कंपाउंड। फिर से यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और इस तरह से फाइनली यहां पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा टेट्राब्रोमाइड। सो टेट्राब्रोमाइड विल बी फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ एल्काइन विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर बात ये? एक और सेकंड, देखो एल्काइन की रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन प्लस वाटर के साथ में लेते हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर हमें यहां पर रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए ट्रिक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंसिडर ब्रोमीन प्लस वाटर एज HOBr एंड ऐड दिस HOBr इन द फॉर्म ऑफ Br प्लस एंड OH माइनस। यही तो ट्रिक बताई ना मैंने आपको, बस इसी को अप्लाई कर देते हैं। देखो अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट तो ऐड हो जाएगा CH पर और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड हो जाएगा C पर। और अब आप ध्यान देना, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड, राइट? और अब आप ध्यान देना, एडिशन ऑफ वन मोर HOBr मॉलिक्यूल सिंस द प्रोडक्ट इज स्टिल हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर से इसमें HOBr ऐड करते हैं एंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ Br प्लस एंड OH माइनस। और अब आप ध्यान देना, देखो फिर से अगर हमें HOBr ऐड करना है तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा। तो याद करो एल्काइन पर जब आप रिएजेंट का फर्स्ट मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट। तो यहां तो हमने अप्लाई किया मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट, लेकिन एल्काइन पर जब आप रिएजेंट का सेकेंड मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो याद करें सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए फिर हम अप्लाई करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल सेकेंड।
and according to the rule second, negative part of the reagent mainly goes on that unsaturated carbon where negative part is already present. याद आ रहा है? तो यहां पर मैं मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट मतलब OH को वहां पर ऐड करूंगा, उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर ऐड करूंगा जहां पर पहले से नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट है, मतलब जहां पर पहले से OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहीं पर सेकंड OH ग्रुप आएगा। और अब आप देखो नेगेटिव पार्ट ऑन द अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नेगेटिव पार्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो मैंने OH को वहीं पर ऐड किया जहां पर पहला OH प्रेजेंट है, तो अंडरस्टूड है ब्रोमीन यहां पर आ जाएगा। और अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा यहां पर ये Br2। क्या बात क्लियर हो रही है? सो OH ग्रुप ऑन द कार्बन वेयर OH ग्रुप इज ऑलरेडी प्रेजेंट, और यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन CH2Br2। और अब आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा इस बात को। दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज अनस्टेबल। दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज अनस्टेबल। ध्यान देना, एक जनरल स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट हम ये दे सकते हैं, those compounds which have more than one OH group on same carbon, those compounds which have more than one OH group on same carbon are unstable। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। और ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड्स में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। ऐसे कंपाउंड्स में क्या होगा, ध्यान देना, वाटर मॉलिक्यूल यहां पर एलिमिनेट होगा, और इस H2 एलिमिनेशन के साथ में ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप में। तो इस केस में अगर बात की जाए तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस कंपाउंड। ये यहां पर आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कीटोन विद 2 ब्रोमीन्स, तो हम कह सकते हैं डायब्रोमो कीटोन। तो आप ध्यान देना, इस केस में अगर आप देखेंगे तो जब सेकेंड HOBr मॉलिक्यूल यहां पर ऐड होगा तो जो कंपाउंड यहां पर बना है दैट इज अनस्टेबल। और इसके अनस्टेबल के लिए यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट दिया है कि दोज कंपाउंड्स विच हैव मोर देन वन OH ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन, दोज कंपाउंड्स which have more than one OH groups on same carbon are unstable compounds, and in such type of compounds H2O molecule gets eliminated, और इस H2O elimination के साथ में ये कन्वर्ट हो जाएगा डायब्रोमो कीटोन में। तो इस केस में आप कह सकते हैं when alkyne is reacted with HOBr, when alkyne is reacted with HOBr, or you can say when alkyne is reacted with bromine water, or you can say when alkyne is reacted with bromine plus H2O, we get डायब्रोमो कीटोन एज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर बात ये? अब आप ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन में 2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, इस रिएक्शन में 2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट, हमने यहां पर जब फर्स्ट HOBr ऐड किया तो हमें ये कंपाउंड मिला, राइट? अब हमने कहा भी इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फिर से HOBr ऐड करें तो हमें डायब्रोमो कीटोन फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ये आता है कि इस कंपाउंड पर हम फर्दर HOBr ऐड करने की बात क्यों कर रहे हैं? इस कंपाउंड पर हम फर्दर HOBr ऐड करने की बात क्यों कर रहे हैं? जरा इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो दिस कंपाउंड इज इनॉल, और अगर ये कंपाउंड इनॉल है तो फिर तो एक पॉइंट ये आता है कि दिस इनॉल शुड गेट टॉटोमराइज्ड इनटू कीटो फॉर्म। ये इनॉल तो यहां पर टॉटोमराइज होकर कीटो में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और ऐसे में आप सोचिए कि अगर ये यहां पर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं टॉटोमेरिज्म की, यहां पर मैं बात कर रहा हूं टॉटोमेरिज्म की। आप ध्यान देना, ये कंपाउंड अगर यहां पर टॉटोमराइज होता है तो फिर तो आप सोचिए इनॉल जब टॉटोमराइज होगा तो कीटो में कन्वर्ट होगा, और इसका जो कीटो फॉर्म हमें मिलेगा दैट इज RC डबल बॉन्ड O CH2Br। तो एक पॉइंट ये आता है कि हमने यहां पर फर्दर HOBr ऐड करके जो प्रोडक्ट बनाया वो बनाया डायब्रोमो कीटोन। इट इज डायब्रोमो कीटोन, यहां आप कह सकते हैं डायब्रोमो कार्बोनाइल कंपाउंड। जबकि आप देखो अगर मैं यहां पर सेकेंड HOBr ऐड ना करके इस कंपाउंड में अगर मैं टॉटोमेरिज्म कंसीडर करता हूं तो ध्यान देना दिस इज ऑल्सो कीटोन, बट इन दिस केस नाउ द ब्रोमीन इज ओनली 1, तो इट्स नॉट डायब्रोमो कीटोन, इट इज मोनोब्रोमो कीटोन। ये अगर हम कंपाउंड देखेंगे तो इट इज मोनोब्रोमो कार्बोनाइल कंपाउंड,
इट इज मोनोब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड। तो पॉइंट यहां पर यह आता है कि वाई फर्दर एडिशन ऑफ HOBr ऑन दिस कंपाउंड, वाई नॉट टॉटोमेरिज्म। हमने यहां पर इसमें टॉटोमेरिज्म कंसिडर करके इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात क्यों नहीं की है, हमने इसमें फर्दर HOBr ऐड करके इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात क्यों कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा या इस तरह का क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, तो आप ध्यान देना दोनों ही ऑप्शंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, मोनोब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड भी गिवन होगा और डायब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड भी गिवन होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो हमें आंसर टिक करना है वो टिक करना है डायब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड। ये आंसर हमें टिक करना है। तो अब मैं यहां पर ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं, व्हाई नॉट मोनोब्रोमो कीटोन, व्हाई नॉट मोनोब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड। आप ध्यान दीजिएगा, देखो ऐसा नहीं कि इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, टॉटोमेरिज्म तो होगा, क्योंकि टॉटोमेरिज्म जो होता है वो एसिड बेस्ड रिएक्शन के थ्रू होता है और आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि एसिड बेस्ड रिएक्शंस आर प्रेफर्ड। तो आप ध्यान देना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहां पर टॉटोमेरिज्म होगा और ये मोनोब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड भी बनेगा। लेकिन एक बात बताएं, मान लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाता हूं मैं आपको, कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकली आप समझिए, इसको इजीली समझ में आएगा। मान लेते हैं कि एल्काइन के 100 मॉलिक्यूल्स में पैरेलल में रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो 100 मॉलिक्यूल इनॉल बने। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 100 मॉलिक्यूल इनॉल पैरेलल में बने हुए हैं, तो क्या ऐसा होगा कि सभी 100 इनॉल मॉलिक्यूल जो होंगे वो कीटो में कन्वर्ट हो जाएंगे? नो। याद करो, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जो होता है उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, कीटो और इनॉल का मिक्सचर होता है ना। 100% इनॉल या 100% कीटो तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा भाई। ये जरूर हम कहते हैं कि कीटो ज्यादा होता है, इन जनरल इनॉल कम होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 100 मॉलिक्यूल यहां पर इनॉल के बनेंगे उसमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो होंगे वो कीटो में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं कि इसके मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो होंगे वो कीटो में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन 100% तो नहीं होंगे। चलो मैथमेटिकली मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल में से मान लेते हैं 90 मॉलिक्यूल कीटो में कन्वर्ट हो गए और 10 मॉलिक्यूल इनॉल के बचे। ये एक इक्विलिब्रियम हमारे पास आ गया, मिक्सचर आ गया। अब आप सोचिए, अगर मिक्सचर में इनॉल के 10 मॉलिक्यूल्स हैं या 7 मान लो, 8 मान लो, कोई ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं बोल रहा हूं मैं, मान लेते हैं उन 100 मॉलिक्यूल में से 90 कीटो में कन्वर्ट हो गए। अगर 10 मॉलिक्यूल भी इनॉल के हैं तो वो जो 10 मॉलिक्यूल हैं वो तो HOBr से रिएक्ट कर सकते हैं ना। उस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो इनॉल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 जो भी मॉलिक्यूल हैं वो तो HOBr के साथ में रिएक्ट करेंगे ना। मान लेते हैं अगर वो 10 मॉलिक्यूल HOBr से रिएक्ट कर गए तो वो तो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डायब्रोमो कीटोन में। और अब आप सोचिए, अगर वो इक्विलिब्रियम के 10 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गए तो जो 90 मॉलिक्यूल कीटो के हैं, क्या वो 90 कीटो ही रहेंगे क्या? नो, वो तो फिर से डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेट होगा, वो तो फिर से डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेट होगा। उन 90 मॉलिक्यूल में से फिर कुछ मॉलिक्यूल इनॉल में कन्वर्ट होंगे और जो इनॉल में कन्वर्ट होंगे वो फिर HOBr से रिएक्ट करके फॉरवर्ड चले जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होता चला जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मेन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? डायब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड। तो ध्यान रखिएगा, not monobromo carbonyl compound, it is diabromo carbonyl compound which is formed as main product। क्लियर बात ये, एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट यहां पर मैंने आपसे कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप सेम कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं वो कंपाउंड्स जनरली अनस्टेबल होते हैं। क्वेश्चन है, ऐसे कंपाउंड्स का अनस्टेबल होने का रीजन क्या है? इस रीजन के बारे में जरा आप सोचिए। Why such type of compounds having more than one OH group on same carbon are generally unstable? क्या रीजन हो सकता है? आप जरा सोचिए इसका।